ये तारक मेहता कब कैसे मिला आपको ये शो? मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था जी। कॉमेडी सर्कस सेट पे था मोहन स्टूडियो में, और मोहन स्टूडियो में फ़ोन आया उस नंबर से जो मेरे पास नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं शो का प्रोड्यूसर, एक शो बनाना चाहता हूँ, तो आप अच्छा तब तक मैं नॉन फिक्शन कर रहा था। नॉन फिक्शन मैंने सैकड़ों एपिसोड कर लिए थे तब तक, वाह वाह क्या बात है, और ये बहुत खूब, और कॉमेडी सर्कस और पाठशाला और बहुत सारी चीज़ें थी। फिक्शन मैंने नहीं किया था तब, मेरा इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे इतनी अकल भी नहीं थी, तो मैंने कहा सर इधर मैं शूट कर रहा हूँ इस स्टूडियो में, आप यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि नहीं वहाँ तो कहाँ होगा, किसी और का सेट है। तो मैं उस वक्त एयरपोर्ट पर रुकता था सहारा के अंदर, तो मैं शूट करके भाग जाता था अपने घर। 2 दिन किया चला गया, 2 दिन किया चला गया। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ जोधपुर, तो आप एयरपोर्ट पर आ जाइए। तो तब तक आपने मुंबई शिफ्ट नहीं किया था? शिफ्ट मतलब प्रैक्टिकली तो शिफ्टेड ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ बैंक अकाउंट हो और ये सब नहीं किया था। आज भी मतलब वहाँ तो ये था, मैं खूब शूट करता था, रहता चला जाता ऐसा करता था। अच्छा वो भी आ गए एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। ही केम ऑन द एयरपोर्ट एंड ही सेड जस्ट वन सेंटेंस विच वाज वेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम ये है, और उसमें तारक मेहता का रोल आप करने वाले हैं। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ठीक है करते। फिर वापस आया और ये हुआ, शुरू हो गया। और उस समय 14 साल लगातार किया आपने, राइट? जी। ऐसा होता है कि जेन्युइनली वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है? देखिए क्या होता है कि हम हिंदुस्तानी लोग भावुक होते हैं, तो अटैचमेंट तो हर चीज़ से होता ही है हमारा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे आप भी भावुक हो एज अ पर्सन? मैं बहुत बहुत इमोशनल बहुत इमोशनल। मैं तो अपने आप को इमोशनल इडियट कहता हूँ। हाँ। आई एम अ सेंटिमेंटल फूल। तो इमोशनल में हुई तो अटैचमेंट होना बहुत स्वाभाविक है। और 14 साल अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो हाँ एक होता ही है ना कि आप जाते हैं, करते हैं, काम करते हैं, तो वो उसी तरह से। तो ये शो ने आपको कैसे ऐसे इंसान ग्रो करवाया? मैं थोड़ा सा मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस आ गया। तो सब ये जानना चाहते हैं कि आपने ये शो छोड़ा क्यों? क्योंकि आप उनकी जिंदगी के हिस्सेदार हैं, मैंने उनकी जिंदगी अंदर घुस चुके हैं। जी जी जी। देखिए मैंने एक कहा है कि एक बशीर बद्र साहब का शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं कि मैंने क्यों छोड़ा, कहूँगा ज़रूर, बस सही वक्त का इंतज़ार कर लो, कहूँगा ज़रूर। आप जब खुद कविताएं करते हो स्टेज में, कभी कभार लोग हंसते हैं, कभी कभार आप इमोशनली उनसे बातें करते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू होता है, तो आप कभी खुद आपका ब्रेक डाउन हुआ है स्टेज पे? हाँ मैं अक्सर होता है अभी भी, जब मैं 2 कविताएं मेरी ऐसी, एक बेटियां और माँ, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ तो मैं अभी भी रो पड़ता हूँ। जब लिखते वक्त भी रोया था, जितनी बार पढ़ूँ मैं रो पड़ता हूँ। वो कौन लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले आपकी जिंदगी में किया है? ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपसे मुलाकात की हो और आपको कुछ बोला हो, शायद आपने उनको देखकर। देखिए ज़िंदगी में मेरे माता पिता, माय फादर, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, अद्भुत है। तो जेनेटिकली वो थोड़ा बहुत मुझ में आया। तो श्री श्याम सिंह लोढ़ा, मेरी मदर, जिनकी वजह से मैंने बचपन में पढ़ना शुरू किया, मैगजीन्स घर में होती थी तो पढ़ता था, और मेरे फादर ने उंगली पकड़ के, मैंने कविता लिखी, अच्छा तो कविता लिखा चल, और नेशनल स्टेज पे लेकर गए, बच्चा कविता पढ़ता है भाई, इसे पढ़वाओ, और नेशनल स्टेज पढ़वा दिया। तो मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, सबसे बड़ा रोल डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, शी मेड मी अ ह्यूमन बीइंग। मतलब मैं तो गाँव का छोटा बड़ा छोटी सोच का आदमी, लेकिन उन्होंने मुझे शेप किया। माय डॉटर, शी इज़ माय रियल क्रिटिक। मेरे दोस्त जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। इंडस्ट्री में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जैसे कि माकन अधिकारी, आनंद पंडित, ये जो लोग हैं जिनके साथ, जिन्होंने उस वक्त देखा कि नहीं इनके साथ मुझे शो करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे। आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड इन राजस्थान, प्रिंस लक्षराज सिंह मेवाड़ जो है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर मेरे यहाँ के दोस्त बॉम्बे में प्रदीप राठौड़ हैं, और बहुत सारे 50, मतलब 2 4 5 लोग मेरे ऐसे हैं ज़िंदगी के अंदर जिनका होना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त। नहीं, कभी कभार कुछ लोग शो के बाद हो, या जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट में आपसे मिलते हैं, तो कुछ किसी ने कुछ कहा आपसे जहाँ आपने कहा थैंक गॉड मैं इस प्रोफेशन में हूँ? यस, ये मैं बहुत साल पहले की बात है।
बहुत साल पहले की बात है, औरंगाबाद मेरा शो था, ये मैं कभी नहीं भूलता। हज़ारों की भीड़, और स्टेज से निकलने में पब्लिक के बीच में से जाना पड़ रहा था। मैंने माँ कविता मेरी सुनाई थी और ख़त्म हुआ। और एक इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा चैनल है, न्यूज़ चैनल, उनकी पत्रकार एक लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी और निकलते सर 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 सर, मेरा हाथ पकड़ा एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, फूट फूट के रोने लगी। मैं कभी नहीं भूलता मैं। और दिन 1 जनवरी था, साल का पहला दिन था। इट वॉज प्रोबेबली 2000, 22 साल पहले की बात है, 2000 की बात है। तो रो रही थी और बोले सर मैं 2000 2005 4, मुझे नहीं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। वो एक न्यूज़ चैनल की पत्रकार थी, 2000 के बाद की बात होगी शायद, हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो न्यूज़ चैनल में हूँ, मैंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कुछ दिनों पहले मेरी माँ से झगड़ा हुआ, तो मैंने घर छोड़ दिया था कि मैं नहीं रहूँगी आपके साथ, और ऐसा सब कुछ। और आज आपने कविता सुनाई तो मुझे एहसास हो गया कि माँ क्या होती है। मैं आज ही जा रही हूँ वापस अपने घर, उनसे माफ़ी मांगूंगी। आई टेल यू, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए सिद्धार्थ, और मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अच्छा हुआ कि ये कलम की ताकत दी, जिसकी वजह से कोई ऐसा तो सोच रहा है। मैं शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे, सडनली आपने कहा बिग बॉस, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने के लिए। अरे नहीं, देखो क्या है कि आपको आपका पता होना चाहिए ना, आपकी लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए। तो मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझता। उसके लिए बड़ा आदमी को बड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत होना पड़ता है, और एक अलग किस्म का कमिटमेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है। क्यों? आप तो माने जिंदगी में इतनी चीजें देखे हैं आप। देखिए हर आदमी का एक तरीका होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम मेड फॉर दैट। हाँ होता है ना सबका। एक चीज जो आपने अपने बारे में पढ़ी और आपने कहा ये कहां से आई है, वो क्या था? अब हो बरसों पहले, वो कौन सा था लाइन? जैसे अभी सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि मैंने नए शो के लिए एक शो छोड़ दिया, या तो मुझे लगता है क्योंकि ये नया शो तो पैदा ही बाद में हुआ है, जब छोड़ा तब तो इसकी कोई बातचीत थी नहीं थी। तो ये मुझे लगा पर लोग करते हैं लोग स्पेकुलेशन। और ये जब स्पेकुलेशन आते हैं, आप इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो क्या वो है ना, व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, उसमें क्या हुआ। अगर लाइफ में एक किताब आप अपने ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसका टाइटल, हाँ ऑटोबायोग्राफी, क्या होगा टाइटल? अगर लिखूं तो उसका टाइटल क्या होगा? वही इमोशनल इडियट। फिर जब आप चीजें डंके की चोट पे बोलते हो हाँ लोगों से, वही तो आप, तो क्या रिश्ते टूटते हैं? रिश्ते टूटे? पता नहीं, उन्होंने बताया तो नहीं लेकिन हाँ बोलता तो हुई। पर हमारे इंडस्ट्री में, और इसमें मैं कहूँगा हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि ईगोज है, सेंसिटिविटीज हाई हैं, सब लोग अपने आप को तीसमार खा समझते हैं, और हक भी है, टू ईच इज ओन। जब आप डंके की चोट चीजें बोलते हैं, लोग कहते हैं कि आप कभी कभार फिल्म प्रीमियर में जाते हैं, फिल्म वाहियात होती है और आपको तारीफ करनी होती है। सब करते हैं, करना ही पड़ता है ना बाबा। किसी को लगता है कि यार ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मुझे रोल चाहिए इसमें। अब वहां पे ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई साहब तारीफ करूं या सच बोलूं, ये तो कह नहीं सकते आप, है ना? यू कांट से दैट। लेकिन हाँ उस वक्त आपको करना पड़ता है। तो ये कभी कभार बीइंग सो ऑनेस्ट आपके खिलाफ वर्क हुआ है? देखो क्या है, उसमें आपको तरीका आना चाहिए कि पिक्चर कैसी है, लोगों को पसंद आएगी। अब इतना आपने कह दिया लोगों को पसंद आएगी, ठीक है ना, मतलब आपने ये अपना बचा लिया कि मुझे पसंद आई या नहीं आई, लोगों को पसंद आएगी, बस उसमें सब काम हो गया। तो ये आपको रिहर्स करके जाना पड़ता है क्या? नहीं रिहर्स नहीं, वो तो पिक्चर देखने के बाद तय करना पड़ता है आज क्या बोलना है। अगर